अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, हुकूमत के सख्त फैसले अवाम पर भारी पड़ने लगे हैं और ऐसे में अवाम का शदीद रिएक्शन सामने आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत का सख्त फैसला कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और उसके बाद एक बार फिर से इजाफा करना पड़ गया और साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत को ये सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं, और अगर ये वाकई ही ये पीटीआई का बीज बोया है तो फिर अपने गले क्यों डाला जा रहा है और इस फैसले की वजह से आगे क्या असरात हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर सही और दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, खुदा न खास्ता इदारे तबाह हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो फिर जो मुल्क में इंतशार होगा, सूरत हाल मजीद बदतर होगी। बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस वक्त देखें, सही फैसले करें। आखिर वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दुरुस्त फैसले नहीं करे, वो कौम मुल्क के मुफाद में नहीं है, और अगर दुरुस्त फैसले इमरान खान साहब की नज़र में हैं तो वो कौन से फैसले हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी सवाल उठाएंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अली बदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बिलावल भुट्टो साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अली बदर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे साथ हैं अमीर अब्बास साहब, एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी हैं। अमीर अब्बास साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। अब्दुल समद याकूब साहब ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है। अब्दुल समद साहब, आपको भी खुशामदीद। राना एहसान साहब हमारे साथ हैं, PMLN से हैं, मईशत को समझते भी हैं। इस वक्त हुकूमत सख्त फैसले ले रही है, इनसे मशवरा भी किया जा रहा है। क्या इसमें राना एहसान साहब भी इतने ही जिम्मेदार हैं जो इस वक्त हुकूमत फैसले ले रही है, और क्यों फैसले ले रही है, ये सवाल करेंगे राना साहब से। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं अली बदर साहब आपसे। अली बदर साहब, इस वक्त हम अगर बात करें, सबसे अहम और मसला ये है कि इस वक्त मईशत जो है उसके लिए सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं हुकूमत को, और उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने के लिए कैबिनेट में जो पेट्रोलियम के रिलीफ दिया जा रहा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये 2,000 40,000 से कम इनकम वालों को देने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 2,000 में आप पेट्रोल डलवा लें, बच्चों को स्कूल छोड़ाएं, बच्चों की फीस दे दें, रोटी खा लें, कपड़ा ले लें, मकान ले लें, यानी कि 2,000 में कह रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जहां पर 60 रुपए आपने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, ये जो आपने बात की है, इस हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म साहब को और इस हुकूमत में कैबिनेट को बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। ये बेसिकली एक कॉन्टीन्यूटी है इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की, क्योंकि उनसे उस टाइम पे मईशत संभल नहीं रही थी और उनको घर भेजा ही इसलिए था कि अवाम की जो महंगाई से कमर टूट के रह गई थी और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। इस हुकूमत के अंदर आने का मकसद ही यही था। तमाम जो पार्टीज़ इस टाइम अलाइज हैं, नेशनल यूनाइटेड गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उनका मकसद ये था कि हम आएँ और अवाम को रिलीफ दें। बट IMF के साथ जो खान साहब ने मुआहिदा किया था ना, IMF कहती है कि आप नया मुआहिदा नहीं कर सकते, जो खान साहब ने मुआहिदा किया था उसी की कंटिन्यूटी चलेगी जब तक ये प्रोग्राम क्लोज नहीं होता। तो उस प्रोग्राम को आगे चलाने में हुकूमत मजबूर और लाचार है, और उसके लिए IMF से जो कर्जा लेना है उसके लिए यहाँ पे ये जो सख्त डिसीजन है ये हुकूमत ने किए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में थोड़े से और मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जाके आइंदा कुछ माह के अंदर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बेहतरी क्या आ सकती है? इतनी महंगाई के बाद क्या बेहतरी आएगी? देखें, अभी तो फिलहाल मुश्किल डिसीजन है, इससे आपको भी इफेक्ट हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, और एक आम आदमी को भी इफेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो डिसीजंस है अगर ये नहीं लेंगे तो अब इस मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। हमें जो इस टाइम पे पैसों की जरूरत है IMF से, वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि खान साहब के अगर आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि जब ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में आए थे तो पहले चंद माह 7-8 माह इनके जो अरस्तू और अफलातून थे वो खान साहब को कहते थे कि आपने IMF पे नहीं जाना, आपने IMF से 1 रुपया नहीं लेना, आप यहीं से टैक्स नेट के थ्रू पैसा इकट्ठा कर लेंगे।
जब खान साहब की इनकम्पिटेंसी और जी, ठीक है। इनकेपेबिलिटी देखी जी, ठीक है, लेकिन और उनसे वो पैसा ये नहीं इकट्ठा हो हर सका, जो तो भी उसके बाद खान साहब आईएमएफ के पास गए और फिर आईएमएफ की शराइत के ऊपर इन्होंने उनसे मुआहिदा अमीर किया, अब्बास और साहब- जो आज आप और हम सारे उसको भुगत रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, आप ये मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पे मलबा डालती है और अवाम के ऊपर और बोझ डाल देती है, और यही हाल इस हुकूमत का है। ये पीटीआई की हुकूमत को इसलिए उन्होंने रुखसत किया, चाहे आईनी तरीके से ये कहते हैं कि ये महंगाई, बेरोज़गारी और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं ये बोझ कम करेंगे, ये ट्रेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड और मईशत को समझने वाले हैं। लेकिन इनका ये हाल है कि आते ही इन्होंने अवाम पर ऐसा बोझ डाल दिया है कि अवाम तो चकरा कर रह गए। जी बहुत शुक्रिया आलिया साहबा। ये मजाक 1988 से पाकिस्तान के साथ है, यानी उस वक्त भी 88 से लेकर 99 तक, क्योंकि हर 2 साल 2.5 साल के बाद हुकूमत तब्दील कर दी जाती है। और लोग जब सवाल करते थे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आपके क्या वादे थे, तो आगे से जवाब मिलता था दोनों पार्टीज की तरफ से कि भाई हमें तो 2 साल के बाद तब्दील कर दिया गया, 2.5 साल के बाद तब्दील कर दिया गया, तो हम कैसे 2-2.5 साल में अपने वादे पूरे करें। उसके बाद सिर्फ एक जो 5 साल का जो पीएमएलक्यू का दौर था उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी, क्योंकि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा था तो वो मामला को अपने मुताबिक चला रहा था। 2008 के बाद फिर वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई जो 88 से लेके 99 तक। तो अब अगर इस दौर में यानी इमरान खान साहब के दौर में हम ये तवक्को कर रहे थे कि ये वाहिद वज़ीर आज़म होगा जो 5 साल पूरे करेगा और हम 5 साल के बाद इस वज़ीर आज़म से सवाल करने के काबिल होंगे कि भाई अब आपके पास कम से कम ये बहाना, ये जवाब नहीं होना चाहिए कि मुझे तो 3 साल बाद हटा दिया, मुझे 2 साल बाद हटा दिया। लेकिन माशाल्लाह ये दोनों क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है, इन्होंने वो 88 से लेकर 99 तक की रवायत बरकरार रखी। भाई सवाल ये है कि आपने अगर पंगा लिया था ये हुकूमत को टॉपल करने का, तो फिर भुगते हैं। अब जवाब को नहीं आप दे सकते ना आपके जवाब को हम तस्लीम करेगी। यही जवाब इमरान खान साहब देते थे 2018 में जब वो आए, जब उनके दौर में गवर्नेंस के इश्यूज थे, उनके दौर में महंगाई थी, उनके दौर में चीनी का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस आया, उन्होंने क्या जवाब दिया? वही जवाब दिया जो आज नून लीग पीपल्स पार्टी दे रही है। भाई ये तो सारा कुछ नवाज शरीफ पे बड़ा गर्क किया हुआ है। कर्जे जो है वो क्या कहते थे कि जितने कर्जे पाकिस्तान में 47 से लेकर 2008 तक किए गए, उतने कर्जे 2008 से लेकर 2018 तक किए गए। सो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। अब यही जवाब मौजूदा हुकूमत दे रही है कि भाई सारा तो बड़ा गर्क इमरान खान, तो हम कोई हुकूमत टिकेगी तो हम उसके कान खींचेंगे ना, या उससे सवाल करेंगे भाई कि तुम जिम्मेदार हो। ये किसी को टिकने नहीं देते एक दूसरे को। अब तो ऐसी हेट आ गई है पॉलिटिक्स में कि एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो ये लगता है कि ये सर्कल चलता रहना है, यहाँ पर कोई भी इतना साथ बैठेंगे। वो पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, अब तो वो भी नहीं हो सकता। चार्टर ऑफ मईशत पर बात होती है लेकिन मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अमीर अब्बास साहब इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ राना एहसान साहब है। राना साहब, आपने अपने कंधों पर ये बोझ डाला है, आपको ये पहले से इल्म होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि पीटीआई ने ये सारे फैसले किए, क्या आपको नहीं पता था कि आईएमएफ से ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये आपने ये तमाम फैसले करने हैं, और अब आप मलबा पीटीआई की गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं कि ये वो सब करके गए थे? ये तो पता था, सबको पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किसी पर मलबा नहीं डाल रहे, हम मुल्क के लिए वो जो मुश्किल फैसले हैं वो कर रहे हैं, इस चीज को जानते हुए कि हमारी इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो है मुल्क के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां अभी जो हालिया सूरत हाल है, हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है और शायद हमारे पास चंद दिनों का इंपोर्ट कवर है, और डॉलर्स जो हैं वो अगर खत्म हो जाए तो खुदा ना खास्ता जो श्रीलंका में हुआ उस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंशाल्लाह ऐसे हालात नहीं होंगे। और दूसरा रास्ता है कि आप IMF के पास जाएं और वो जो प्रोग्राम, जो वादे वहीद जो पिछली हुकूमतों ने किए हैं, वो कमिटमेंट्स वो पूरी करने पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त नया मुआहदा जो है वो मुमकिन नहीं। हर बार राना साहब, हर बार कुर्बानी का बकरा अवाम ही क्यों बने, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, अवाम क्यों कुर्बानी दे? आप अशराफिया को पकड़े, आप जो आपके मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते, ये बोझ वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? आपके पार्लियामेंटेरियन जो करोड़ों लगाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, सिर्फ एक इलेक्शन की बात हो रही है।
हमें इश्तियाल नहीं फैलाना, हमें जो है वो न्यूट्रल बात करनी चाहिए है जो मेरिट पे हो। पेट्रोल की जब जहां तक बात आती है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने दें कि ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी जेब से सब्सिडी पेट्रोल पे दें। ये मुमकिन नहीं है, ये दुनिया में किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है। और पहले जब हम पेट्रोल की कीमतों पे तनकीद करते थे तो हुकूमत आमदन कमा रही होती थी पेट्रोल से, आमदन सेल टैक्स की मद में और लेवी की मद में। तो तनकीद ये हो रही होती थी कि हुकूमत को इतनी आमदन नहीं कमानी चाहिए, हुकूमत ज्यादा कमा रही है उसको कम कर दे। अभी ये सूरत हाल थी कि हुकूमत अपनी आमदन तो सिफर पे थी लेकिन उसके अलावा जेब से सब्सिडी दे रही थी, और उस सब्सिडी को कर्जे लेके जो 15-16% के ऊपर सूद की शरह पे हुकूमत जो है उन कर्जों को लेके सब्सिडी दे रही थी, जो मुमकिन नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये करेक्शन होनी थी, और इसको जो फ्रीज करके चला गया इमरान खान 30 जून तक, वो मुल्क दुश्मनी और वो जो एक पूरा एक सियासी चाल चल गया जो कि गलत थी, जो नहीं चलनी चाहिए थी, जो फाइनेंशियल क्राइम था। तो उसकी दुरुस्तगी हम कर रहे हैं, और ये करना, देखिए ये करना लाजमी है, वरना आप इस तरह कर्जे ले लेके आप सब्सिडीज नहीं दे सकते। और मैं समझता हूँ हम लोग अब एक मईशती इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप कुछ और बजट का कोई और तरीकेकार, कोई फाइनेंशियल कलेक्शन का कोई और तरीकेकार क्यों नहीं बनाते? अवाम पर ये बराह रास्त बोझ क्यों डालते? हाँ। हम 1 रुपए का टैक्स नहीं ले रहे पेट्रोल पे, हम 1 रुपए की लेवी नहीं ले रहे पेट्रोल पे। आज भी 9 रुपए हुकूमत सब्सिडी दे रही है कर्जे लेके। ये हमें आवाम को समझाना है कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो तेल बनाती भी है, जो जिनकी जमीन से तेल निकलता है, वो ममालिक भी तेल पे सब्सिडी नहीं दे रहे। इस वक्त कोई मुल्क नहीं दे सकता। ये करेक्शन लानी थी, ये ला के हम लोग इंशाल्लाह। जी ठीक है, अब्दुल समद साहब हमारे साथ हैं, राना साहब उनको भी ऐड कर लेते हैं। अब्दुल समद साहब, ये तमाम मामला तो पीटीआई की गवर्नमेंट पर आ जाता है। हम जहां से भी, जिस तरफ से भी, जैसे भी सवाल कर लें, उसकी जैसे भी वजाहत ले लें, वो यही कहते हैं कि IMF से आपने मुआहदा किया था और आखिर हमें ये IMF के साथ अगर चलना है तो उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है और हमें इसी तर्ज की कीमतें बढ़ानी है और सब्सिडी खत्म करनी है। तो ये तो IMF के एग्रीमेंट तो आप लोगों ने की है। देखिए, IMF पे मैं बाद में आऊँगा। मैं राना साहब की बातें अवाम को ये तब समझ आती, ये तमीद उनको तब समझ आती कि जब ये इकोनॉमी पे सियासत कर रहे थे, जब ये महंगाई मकाओ मार्च निकाल रहे थे और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जब 137 रुपये पे पेट्रोल पे मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, तो इन सारी बातों के बावजूद फिर वही बात मुझे समझ आती है मीर अब्बास साहब की, जब आप गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए निकलते हैं और रीजन आप देते हैं जो सबसे बड़ा आप इशू लोगों के सामने है, और अगर आपने भी आके वही महंगाई करनी होती है तो फिर बंदा कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर को 5 साल देता और फिर उससे जवाब पूछता कि भाई आपने अपने दौर में महंगाई या ये सारा कुछ, वो अब तो आप वो सवाल करने के काबिल भी नहीं रहे। यानी कि आपके पास अगर हम IMF के अलावा आप इतने आपकी इकोनॉमिक टीम, आपकी सारा कुछ, अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेट था, अगर आप आए थे और आने के बाद अगर आपने कोई फॉरेन डिसीजन लिए होते या आपने उस वक्त लोगों को ये कन्वे किया होता जब आप ओपोजिशन में थे कि जी पेट्रोल की प्राइस पे कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है या कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कि अब आप ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कमाए तो भी आपको इख्तलाफ, गवर्नमेंट सब्सिडी दे तब भी आपको इख्तलाफ। ये चीजें अगर उस वक्त अगर इकोनॉमी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात तो करते थे, लेकिन कभी किसी ने आके वो हमेशा पॉलिटिकल गेनिस के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए तनकीद का ही निशाना बनाया ना। फिर अगर आज 60 रुपए ये अगर पॉलिटिकल स्कोरिंग वो गेन करते करते अपने ही पैर पे कुलाड़ा मार बैठे, आज इन सब का फायदा किसको पहुंच रहा है? यानी ये सारा नुकसान तो ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की बात करें, ये तो पॉलिटिकल सुसाइड है, ये कोई पॉलिटिकल इनको कॉस्ट नहीं। वो देखें तो ये आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इन्होंने ये पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं तो फिर आपको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो स्पेस आपको अवाम में मिल गई है, जो कि आप हो सकता है कि 5 साल पूरे करते तो अवाम आपको इस तरह से पजीराई ना देती जो आज आपको मिल रही है। देखिए, चक्की में अवाम पिस रही हो, पेट्रोल पंप जो है वो बम जो है ना वो अवाम पे गिराए जा रहे हैं, और हम इस बात पे खुश होंगे, हमारी जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यानी कि अब एक जाती सियासी हसूल के लिए या मफाद के लिए
हम ये तो नहीं खुश हो सकते कि जी आप अवाम को चक्की में पीस दें या अवाम के साथ ऐसा जुल्म करें कि जी आप अवाम की नजरों में आप गिर जाएं और हम उठ जाएं। तो उसके लिए हम अवाम को तो कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये पहले स्टेटमेंट्स देते थे, आज आप भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, बाकी आपके लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि जी देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी। यही काम वो अपोजिशन में थे वो भी यही करते थे। अब हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं और वो ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, प्राइस हाइक्स होंगे। अगर ये उस वक्त ना किया जाता, उस वक्त कंटिन्यूटी आप उनकी सेनेट में शौकत तरीन की आप उठा के देख लें तकरीर, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि मैंने एक मोतबर शख्स को कन्वे किया कि इसमें इकोनॉमी में कंटिन्यूटी चाहिए। नहीं बिल्कुल, वो तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि उन्होंने भेजा, एस्टैब्लिशमेंट के पास भेजा शौकत तरीन साहब को, पांव पकड़े कि ये मईशत का हाल है, अगर ये हुकूमत ना चलने दी गई तो फिर मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर आ जाएगी। इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, बात की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि वो फैसले जो हुकूमत मुश्किल समझती है, कर रही है, पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है, लेकिन इसका खमियाजा आखिरकार अवाम को भुगतना पड़ रहा है, यही सवाल है। अली बदर साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि पीपल्स पार्टी भी ये जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, बीइंग अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अब 1 से 1.5 साल में अवाम में जाना है, वो भी ये समझती है कि ये फैसला करना चाहिए था? क्या मुशावरत से हुआ है, आपकी एग्रीमेंट से हुआ है? कल को ये तो नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि ये फैसला तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मिफ्ता इस्माइल या फिर शहबाज शरीफ ने किया, PMLN ने किया, इसमें पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जमातों का तो इसे हिस्सा ही नहीं है। देखिए, ये जो डिबेट है ना, ये जो बात चल रही है कि ये मुश्किल फैसले किए, असल में बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उनको बुलाया कि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और एक आइनी और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा। अब इमरान खान साहब ने जो बयानिया उसके बाद घर जाने के बाद शुरू किया कि जी मुझे एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और एक ख़त के ज़रिए भेजा गया है। असल बात ये थी कि जब खान साहब से मामला संभल नहीं रहा था, इकनॉमिक इस मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस टाइम पे उनको चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बुलाते, एक टेबल पे बैठते, बात करते, एक विंडो ऑफ डायलॉग खोलते, लेकिन उन्होंने नहीं खोली। उसकी वजह से की है जो वो एक कॉल, जो एक वॉइस कॉल आ रही है, वो तो उसके मुताबिक अब इसमें सच है ये हकीकत क्या ये नहीं हम जानते, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को ऑफर जरदारी साहब को किया, जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। नहीं, वो जिस टाइम पे की थी ना, उस टाइम पे मुमकिन नहीं था। उस टाइम पे तमाम जो नेशनल अलाइज हैं यूनिटी गवर्नमेंट के, वो इकट्ठे हो गए हुए थे, तो वो ये चाहते थे कि उस टाइम पे बाकी सबको छोड़ दें। ऐसा नहीं होता है। हाँ, खान साहब के पास अभी फिर एक रास्ता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो ऑफर की गई थी और जो वो कॉल है वो भी दुरुस्त है जी। कॉल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, खान साहब को चाहिए उसको क्लेम कर दें, कोर्ट में बयान दे दें, जाके केस कर दें कि जनाब ये फेक कॉल है, उसका फोरेंसिक करवा लें। खान साहब को चाहिए ये जाके कि जी उनका नाम मलिक साहब ने यूज किया है, तो मलिक साहब का भी बयान ले लें और खान साहब भी डिनाई कर दें उसको। तो एटलीस्ट तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं ना, तो आप तस्दीक कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस कॉल के अंदर हमें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। मैंने तो सुनी है, मैं मौके पे मौजूद तो नहीं था, लेकिन असल बात मैं ये कह रहा हूं, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और स्टेक होल्डर्स को इस टाइम पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पे इकट्ठे होने की जरूरत है और तमाम लोगों को डायलॉग करने की जरूरत है कि अब ओवर एंड अबव द पॉलिटिकल एंड पर्सनल एफिलिएशंस आपको बैठना है, अपने जाती मुफाद को और जाती अनाओं को साइड पे रख के और बात करनी है कि हमने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को क्राइसिस से कैसे निकालना है। आज जो बंदा, जो पॉलिटिकल फोर्स और स्टेक होल्डर बैठ के इसको निकालने का, ये मुल्क भी बच जाएगा और स्टेक होल्डर भी, मुल्क के जो अवाम है उनको भी फायदा हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर कोई अड़ी डालेगा जैसे खान साहब डाल रहे हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो उसके अंदर जलती में आग का काम कर रहे हैं, तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ये समझते हैं कि जब तक वो पावर में रहे तो ठीक है,
जब कोई और आ जाए तो इस मुल्क के टोटे भी हो जाएंगे, खुदा न खास्ता, मैं इसके ऊपर और बात इस पे एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक हो जाएगा। खान साहब ऐसा नहीं होगा। मैं एक अमीर अब्बास साहब के पास लेकर चलती हूँ कि मैशत के हवाले से क्या ये सियासतदान मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब बात होती है कि अगर उसके लिए साथ बैठना पड़े तो आप पीटीआई भी साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद पीटीआई बैठने को तैयार नहीं, पार्लियामेंट में वापस आ जाएगी पीटीआई। इमरान खान साहब ने कहा ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो ये फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब कोई लचक दिखा सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो अली बदर साहब की जो पॉलिटिकल लेगेसी जिसके वो अमीन है और जिसको वो कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल लेगेसी और इनके वालिद मोहतरम किसी भी सूरत में ये जो महंगाई है, ये जो लोड शेडिंग है, ये जो बिजली 8 रुपए की यूनिट महंगी, ये जो 60 रुपए पेट्रोल, कम से कम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसकी कोई दलील नहीं हो सकती। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो आलिया इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे उनके पास। उसकी वजह यह है कि इस हद तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है अवाम से लेकर सियासतदानों में, इस हद तक नफरत बढ़ चुकी है। और सियासत देखिए पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, बरसरे पैकार होती हैं, सख्त मुकाबला होता है, घंटे का मुकाबला होता है, इलेक्शन लड़ती हैं, तकरीरें करती, सब कुछ होता है, लेकिन वो हो रहा होता है मंशूर के ऊपर। एक कहती मेरा मंशूर ये है, दूसरी का मंशूर गलत है। वो कहते नहीं इसके मंशूर में ये फला खामी है, मेरे मंशूर में ये। एक कहता नहीं ये जो मंशूर इसका है वो डुएबल नहीं है, ये झूठ बोल रहा है आपसे। दूसरा कहता नहीं मेरा डुएबल है, वो फला तरीके से मैं उस पर अमल करूंगा। यहां जो सियासत हो रही है ये तो जात-जात की सियासत हो रही है। ये तो यानी इमरान खान कह रहे हैं कि भी कुछ हो जाए, शहबाज शरीफ मेरे सामने जिंदा कैसे है, आसिफ अली जरदारी जिंदा कैसे मेरे सामने। आसिफ अली जरदारी और अब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि भी जो हो ऐसी की तैसी, इमरान खान की तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी तो हड्डी पसली तोड़ेंगे। सो जब इस हद तक कदूरत, नफरत, बुग़्ज़, ज़िनात, निफाक पैदा हो जाए सियासत के अंदर, तो वो पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं है यार। ये तो हो रहा है जैसे पंजाब के अंदर लोग जमीनों पर झगड़ते लड़ते हैं, जैसे रिश्तों पे वट्टे सट्टे पे लड़ाइयां होती है पाकिस्तान में। या आज भी आप चले जाइए पूरे सेंट्रल पंजाब के अंदर ऐसे गांव है जहां पे एक एक खानदान ने दूसरे खानदान के 100 कत्ल किए हुए और उनके कत्ल रुक नहीं रही है। तो वो काम कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं हो रही है इस मुल्क में, कोई इबादत नहीं हो रही। This is all, इसकी अमीर अब्बास साहब, इसकी प्राइस पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो पे की है कि उन्होंने जब भी वो इक्तदार में आए हैं और उसके बाद जिस तरह से इक्तदार से बाहर गए हैं और वो फिर मिसाके जमहूरियत भी हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब तो हम एक नजरिया लेकर चल रहे हैं, पीएमएलएन ने कहा। तो आज आपको लगता है कि वो उसी पे कायम है? नहीं, देखिए वो क्या नजरिया था? नजरिया वो था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने दोनों ने कानों को हाथ लगाए, यूं तौबा की कौम के सामने, नाक से लकीरें खींची कि अब हम तब्दील होकर आए हैं, हमने मुशर्रफ की मार खाई है, हमने डिक्टेटरशिप में मुल्क को धकेला, अब हम तब्दील शुदा लोग हैं। 2006 में नवाज शरीफ साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू है, फैज रहमान साहब को ले किसी दिन उनको प्रोग्राम में लाइन पे फैज रहमान साहब ने सवाल किया था नवाज शरीफ साहब से कि आप जब वापस जाएंगे आप पाकिस्तान, क्या आप डिक्टेटर के साथियों को साथ मिलाएंगे? नवाज शरीफ साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो गद्दार वतन थे। जैसे मियां साहब इक़्तिदार में वापस पाकिस्तान आए, आते साथ सारे परवेज मुशर्रफ के दुम छल्ले, सारे उस डिक्टेटर के पालतू, उनको अपने साथ मिला लिया क्योंकि इक़्तिदार चाहिए था। जरदारी साहब ने कहा वो कौन सा सीओडी है, कागज का पेपर है, टुकड़ा है, उसकी कोई वादे क्या होते हैं? और फिर 2008 से लेकर 2018 तक जो जबान इस्तेमाल की उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ, इसी लाहौर मॉल रोड जहां से अली बदर साहब का ताल्लुक है, जरदारी साहब ने तारुल कादरी के जलसे में खड़ा होकर कहा था कि नवाज शरीफ नासूर है इस धरती के ऊपर। और शहबाज शरीफ ये शिकवा तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से है। ये मेरे ख्याल में तब्दीली तब याद आती है आलिया जब इनको डज पड़ती है, जब मार पड़ती है, जब इनके जख्म नरम होते हैं, तब इनको एक नजरिया नजर आ जाता है, तब ये कहते हैं कि नजरियाती हो गए। इमरान खान साहब जी तब कहते हैं नजरियाती हो गए। राना साहब, ये तो शिकवा है एटलीस्ट पीएमएलएन से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि उनके किसी वजीर आजम ने वो ये कहते हैं कि मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, फिर ये भी कहते हैं कि जितने भी हैं उनके खिलाफ साजिशें होती रही। तो एटलीस्ट आप लोगों से ये एज अ डेमोक्रेटिक वे में अगर बात की जाए तो ये तो है कि आप भी पीटीआई को ये टेन्योर पूरा करने देते तो ये सूरत हाल नहीं डेवलप होती। मैं इससे पूरा का पूरा इख्तलाफ करूंगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमें समझना होगा कि हम एक जमहूरी तरीके से आए, कोई गैर आईनी अमल नहीं हुआ। हम क्यों आए हैं
और ये जो हालात अभी बने हुए हैं, क्या 4-5 हफ्ते में हमने कौन सा ऐसा फैसला किया है कि ये मुल्क के दिवालिये होने की बातचीत हो रही है? ये जाहिर सी बात है कि जो पिछली नहीं राना साहब, मुझे एक चीज बताइए, क्या फर्क है, क्या फर्क है? मुझे सिर्फ एक फर्क बता दे, एक सिर्फ आप बताइएगा, एक सिर्फ फर्क मुझे बता दे। नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, और आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है। इन दोनों में मुझे फर्क समझा दें कि आखिर क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, नवाज शरीफ को साकिब निसार ने निकाला, जो पूरी कौम जानती है कि किसकी डिक्टेशन में था। हमने जिसको जो जो ये अमल हुआ है, ये जमहूरी अमल हुआ है, मुझे बता दें इसमें गैर जमहूरी कौन सा काम किया गया है पीटीआई को निकालते हुए? हमें भी निकाल दें, नो कॉन्फिडेंस का लेके आए, हमें फारिग कर दें, हम एतराज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा फर्क है इसके। इन दो चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। निकाली क्या हुआ ये कि ये मुल्क जो है मिसमैनेज हो रहा था, मिसगवर्न हो रहा था, और इसकी मईशत कमजोर से कमजोर हो रही थी। उसकी मैं आपको अच्छा भी मिसालें दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 20,000 अरब से 3.5 सालों में कर्जे बढ़ गए। जो सर्कुलर डेट था, जहां रिफॉर्म लानी थी, वो 1100 अरब से 2500 अरब के ऊपर चले गई। जो आपकी हम जो टैक्स टू जीडीपी छोड़ के गए थे 11% से या 8% पे ले आए। हर चीज के अंदर बदहाली हुई। जो रिजर्व थे वो आपके, मैंने बता दिया पहले ही, बॉटम आउट हो चुके हैं। अब हम तो वो फैसले कर रहे हैं जिससे मईशत रिवाइव होगी। हमें इसका क्रेडिट दें कि हम, और देखिए ये महंगाई हम खुशी से तो नहीं कर रहे। ये जो अभी अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे, क्या हमारी ख्वाहिश है कि हम जो है वो 250 पे ले जाएं तेल को? क्या इससे हमें खुशी मिलेगी? क्या हमें इससे वोट हमारे बढ़ेंगे? नहीं, ये फैसले हमें करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी मईशत वेंटिलेटर पे है। हमने इसको बचाना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। तो वो सब फैसले जो इमरान खान साहब को करने चाहिए थे, जो यूटर्न इन्होंने लिया IMF से, वो नहीं लेना चाहिए था, वो गलत था। आपको पॉइंट आ गया समझ साहब। मैं चाहूंगी किसी के ऊपर, क्योंकि मैं जी राना साहब, देखिए वो गलत फैसले जो हैं उनको अब हम दुरुस्त कर रहे हैं और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अवाम को ये बताएं आप कि मुल्क के पास ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा मुझे ऑप्शन बता दें। जी ठीक है, अमीर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आलिया, मैं कदा कलामी की माजरत आपने जाना है समझ साहब के पास। राना साहब जो फरमा रहे हैं, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि जो ये फैसले कर रहे हैं वो जरूरत है मुल्क। लेकिन सवाल यह है कि जब यही फैसले पिछला हुक्मरान कर रहा था तो उसको कोसते थे। एग्जैक्टली आपके फैसलों से तो मुझे इख्तलाफ ही नहीं है। इख्तलाफ इस बात पे है कि आपकी हमारी पॉलिटिक्स हो चुकी हुई है सेल्फिश पॉलिटिक्स। हमें तय करना पड़ेगा, ये दोनों मोतबर सियासतदान हैं और दोनों इमर्जिंग और दोनों माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। इनका जो राना साहब के वालिद मोहतरम भी बड़ी जबरदस्त शख्सियत थे और अली बदर साहब की। ऐसे लोगों के सामने आके ये नई अगर ताजा हवा नहीं बनेगी सियासत में तो हम तो खुड़े हुए पूरी सियासत में। हमें तय करना पड़ेगा आलिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर जाए, ग्रे से निकालें। उनमें से एक है इकोनॉमी। यानी इस मुल्क में जिसकी भी हुकूमत आ जाए, वो नून, PPP, PTI जो भी आए, वो इन फुला सब्जेक्ट्स को नहीं छेड़ेगा। अगले 50 साल 100 साल की पॉलिसी है, जो भी आएगा उसको चलाएगा। जी ठीक है। आप जो हुकूमत ये वर्क कर रही है, मेरा बात ये जो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर बात हो रही है, उन्होंने भी जो पेट्रोल के ऊपर लेवी थी उसे कम किया, खत्म किया। बल्कि उनके साथ तो IMF का झगड़ा यह था कि IMF ने कहा कि लेवी बढ़ाओ, और उन्होंने फिर कमिटमेंट की कि हाँ हम 4 रुपए के हिसाब से महाना लेवी बढ़ाना शुरू करेंगे। तो वो भी बेचारे कोशिश कर रहे थे और ये भी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम अमीर अब्बास साहब, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना भी इस वक्त मुल्क की जरूरत है। ये फैसला हुकूमत करती है तो ये फैसला दुरुस्त है। जी हुकूमत के पास चॉइस ही नहीं है। जी ठीक है। समद साहब आप साथ हैं? जी मैं जी समद साहब, आप लोग सपोर्ट करेंगे कि अगर मुल्की मुआशी इमरजेंसी की बात करती है हुकूमत, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? एटलीस्ट मईशत को तो आप भी दुरुस्त करना चाहते हैं, मुल्क के लिए तो आप भी बेहतरी चाहते हैं, आवाम के लिए आप भी बेहतर सोचते हैं, तो इसके लिए इस पॉइंट पर आप इकट्ठा हो सकते हैं और एटलीस्ट आप सपोर्ट कर सकते हैं हुकूमत के फैसले को? देखिए, चार्टर ऑफ मैं अभी इसी बात का जवाब जो है वो मैं चाह से दूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने की थी, लेकिन मरियम नवाज ने उसको रिफ्यूट किया। फिर अभी अगर आप चार्टर कोई इस तरह के चार्टर की बात करते हैं या इमरजेंसी कोई मईशत की कोई इमरजेंसी के ऊपर या इकट्ठा होने के ऊपर, तो मैं अमीर अब्बास साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह की पोलराइजेशन हो गई है और जिस तरीके से नफरत का पारा जो चढ़ चुका हुआ है,
और मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि इसमें हमारा किरदार, पीटीआई का किरदार बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में हमारे कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर तो है नहीं कि मंशूर की बात की जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिकल माफिया का तो इक़्तिदार में आने के बाद अगर मकसद ही सिर्फ करप्शन होगा और हम उस करप्शन और करप्ट पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम किस तरह से ये, हम इनके साथ अगर असेंबलियों में बैठने के लिए तैयार नहीं है और हम तो ये फिर समझते कैसे हैं कि चलेगा ये पूरी पॉलिटिक्स जो आप चाहते हैं कि अब पार्लिमानी निजाम रहे और ये हुकूमत जो है वो ये कोई जमहूरी हुकूमत हो और जमहूरी वजीर आजम रहे इस मुल्क का, तो वो कैसे होगा अगर आप एक जो मुल्क के फैसले हैं, जो मईशत का फैसला है, उस पर एक नहीं हो सकते, तो फिर ये कैसे चलेगा? अभी राना अफजल देखिए, मैं बताता हूँ, अभी ये लिस्टमेसी की बात करते हैं इस गवर्नमेंट की, कि जी बड़ी लिस्टमेट वे में आईनी तरीके के तहत ये तब्दील की गई थी। देखें, इस मुल्क में भुट्टो की फांसी भी अदालती कत्ल था, ये जस्टिस मुनीर के फैसले भी हुआ करते थे, यहाँ पे माशाल्लाह को सुप्रीम कोर्ट भी वैलिडेट किया करती थी। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, कुछ हमें की बात नहीं है कि आज अगर हम ये कहेंगे जी ये किस तरीके से रजीम चेंज हो गई और ये किस तरह से ये सारे इकट्ठे हो गए। अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम इनके साथ बैठने को तैयार हो जाए, भले वो मौशी इमरजेंसी की बात ही क्यों ना हो, तो फिर तो हमारा सारा स्टैंड जो है वो खत्म हो जाता है कि हमने इनको इनकी लिस्ट में किसी को किसी ना किसी तरीके से एडमिट कर लिया है। नहीं, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मुल्क पहले है और वो मुल्क के लिए फैसले करते हैं, तो अगर मुल्क के लिए वो फैसले करते हैं, मुल्क उनके लिए पहले है, अपनी जात बाद में है, तो फिर वो छोड़े इस बात को कि उनको उनकी क्या उनका कसूर था, वो छोड़े इस बात को, वो कहें कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, मुआशी फैसले उनको करने पड़ रहे हैं, क्यों सपोर्ट नहीं करते? देखिए, हमने हुकूमत के खिलाफ कोई गैर आईनी कदम तो नहीं उठाया कि हम जो है वो इनको टॉपल करने के लिए या कोई भी ऐसा कोई उस वायलेंस में नहीं गए। लेकिन अगर हम भी ये चाह रहे हैं कि आईनी तौर पे कोई फ्रेश इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इनको अगर ये चाहते हैं कि मुआशी इमरजेंसी का या मुल्क का इनको ख्याल है, तो फ्रेश मैंडेट के साथ भले यही आ जाएं। समद साहब एक बार रिकॉल कर लें कि खान साहब कह क्या रहे। खान साहब कह रहे हैं दुरुस्त फैसले ना किए तो खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो सकता है, इदारे तबाह हो सकते हैं। वो इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि वो सही फैसले नहीं कर पा रही है। तो उनकी नज़र में एक तो ये बता दें कि सही फैसला कौन सा है, और दूसरा ये बताइए कि वो फिर वो यही समझ रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनको इक़्तिदार में लाया जाए तो ही सही फैसला हो सकता है। देखें, ये खान साहब की स्टेटमेंट एक डिबेटेबल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि जब आप एक मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हो कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना लिए तो कंडीशनली प्रोवाइडेड दैट के मईशत का जो हाल होने वाला है उसके बाद अल्टीमेटली वो एक आपको बता रहे एक मफरूजे के ऊपर कि अगर आप डिफॉल्ट पे गए, अगर पाकिस्तान का दिवालिया हो गया तो उसके बाद ना फौज बचेगी ना कुछ, उसका ज्यादा नुकसान फौज को उठाना पड़ेगा। कि जिस डिसिप्लिन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमें खड़ा करने में या हमें इतने वसाइल इस्तेमाल करने पड़े। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आपने ही मुल्क के खिलाफ फैसले कर रही है, वो फैसला दुरुस्त नहीं कर रही है, आप उनके फैसले से इख्तिलाफ करते हैं? देखिए, फैसले से इख्तिलाफ करते हैं तो सारी मूवमेंट ही हमारी इसी वजह से खड़ी हुई है कि रजीम चेंज के फैसले से हम इख्तिलाफ करते हैं तो हम सड़कों पे आ रहे हैं ना। जी ठीक है। अली बदर साहब, आप लोग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब जो मुल्क टूटने की बातें कर रहे हैं, इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह? ये तनकीद तो आप लोग भी करते थे, आज वो कहते हैं मेरा कसूर क्या है। उसी तनाजुर में वो इदारे के ऊपर भी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, सवाल करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है, और वो सिर्फ डिक्टेटर्स करते थे, इदारा नहीं करता था। तो वो इंडिविजुअल का एक्ट होता था तो पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एहतजाज करती थी। बाकी इदारे से तो कोई लड़ाई नहीं, डिक्टेटरशिप खत्म हुई, डेमोक्रेसी आ गई। सर, अभी ये तो रिसेंटली बात है, ईंट से ईंट बजाने की बात किसने की थी? देखिए, वो इंडिविजुअल्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इदारे के साथ नहीं है। अली बदर साहब आपका भी शुक्रिया, अमीर बाद साहब आपको भी शुक्रिया, राना एहसान साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल समद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी सख्त फैसले किए जा रहे हैं उसका ज़ाहिरी बात है कि बोझ अवाम को उठाना पड़ रहा है, लेकिन आखिर सियासतदान कब
ये सोचेंगे कि इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय, इक़्तिदार की हवस की बजाय अवाम के लिए आखिर सोचना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर मुल्क में आएगी तो उसका फ़ायदा भी सियासतदानों को होगा और अवाम को होगा। अगर अवाम को होगा तो जमहूरियत जो है वो मज़ीद मजबूत होगी, जमहूरियत को फ़ायदा भी होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।